उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर आए हैं कविता संसार और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर पूर्णिमा भटनागर जी। आपका 44 सालों का अध्यापन का अनुभव है। इंग्लिश लिटरेचर की आप प्रोफेसर रही हैं और बहुत सारी जगहों में उत्तराखंड में आपने पढ़ाया है। इस वक्त मौके से स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैम कैसा लग रहा है आपको? आज आप पहली बार कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी स्टेशन में आई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बोलने का क्या पहला अनुभव है आपका? जी, मेरा पहला अनुभव है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो मैम कविताएं कब से आप लिख रही हैं? हमारा कार्यक्रम चलता है कविता संसार। हम चाहते हैं कि लोग कविताएं, क्योंकि हमें संवेदित करती हैं, हमारे अंदर इमोशंस जगाती हैं, तो हर किसी को पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, लिखनी चाहिए। आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ? कब से आपने कविताएं लिखना शुरू किया? मेरा तो वैसे सफर जो है, जब मैं स्टूडेंट थी उसी समय से मैं कहानी और कविताएं लिखा करती थी। फिर बीच में जॉब में रही बहुत साल, तो जॉब के वर्कलोड को आप जानती हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं इन लंबे सालों में 44 सालों में मेरे ख्याल से मैं पिछले 10-12 साल से ही बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा उस दौरान मैं नहीं लिख पाई, लेकिन मेरे ख्याल से 2012 से एक जुनून मुझे सवार हुआ है, तो मैं लिखती रही और ये मेरी 2 कहानी की किताबें निकल चुकी हैं। लिखती मैं हिंदी में हूँ और जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एसेस होते हैं उनको मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। अच्छा, तो ये है मेरा। तो ये अच्छी बात है कि हिंदी को भी आपने अपना माध्यम बनाया है, इंग्लिश के प्रोफेसर होने के बावजूद। तो मैम किस तरह के विषय आपको उद्वेलित करते हैं लिखने के लिए? किन किन विषय पर? मैं चाहती हूँ कि एक बानगी आप दिखाएं अपनी कविता की। जी ठीक है। थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि मेरी थोड़ा मुझे उर्दू भी की बैकग्राउंड मेरी है, उर्दू भी मुझे आती है, तो बहुत सारे उर्दू के अल्फाज मेरी गज़ल में होते हैं। तो ये एक मेरी मनपसंद मेरी ये कविता है। ए खुदा, लोगों के सीने में दफन रूह को जगा दे, लोगों के सीने में दफन रूह को जगा दे। ए मेरे खुदा, मेरी कलम को वो क़ुव्वत दे दे। ए मेरे खुदा, मेरी कलम को वो क़ुव्वत दे दे। सैलाबे दर्द से लबालब है ये आलम सारा, सैलाबे दर्द से लबालब है ये आलम सारा। उठे दुआ में हर हाथ वो शिद्दत इबादत दे दे। तालीमो मजहब से मुर्दा हुआ जा रहा इंसान, तालीमो मजहब से मुर्दा हुआ जा रहा इंसान, अब तो रूहे दुनिया में आने की इजाज़त दे दे। मिट जाएं जाति धर्म सब इंसान पास आ जाएं, मिट जाएं जाति धर्म सब इंसान पास आ जाएं। इस अनहोनी को होनी करूं वो खूने बगावत दे दे, इस अनहोनी को होनी करूं वो खूने बगावत दे दे। खुद उठूं और उठा ले जाऊं दुनिया को अर्श पर, खुद उठूं और उठा ले जाऊं दुनिया को अर्श पर। तू रहमो करीम मेरे हाथों को वो ताकत दे दे, तू रहमो करीम मेरे हाथों को वो ताकत दे दे। ख़त्म हो जाएं महरूमियाँ मजबूरियाँ दुश्वारियाँ सभी, ख़त्म हो जाएं महरूमियाँ मजबूरियाँ दुश्वारियाँ सभी। ऐ मेरे खुदा, सियासतदानों को वो इल्म व एहसास दे दे, ऐ मेरे खुदा, सियासतदानों को वो इल्म व एहसास दे दे। मजहबी रहनुमा सब एक ही हैं अलग नहीं, मजहबी रहनुमा सब एक ही हैं अलग नहीं हैं। समझ पाए उनकी कदर कीमत ये शऊर दे दे। सच कह सकूं और जुल्म का न खौफ रहे, सच कह सकूं और जुल्म का न खौफ रहे। मेरे किरदार को वो तिलस्मी मसीहाई दे दे, मेरे किरदार को वो तिलस्मी मसीहाई दे दे। क्या बात है, क्या बात है। आपने बिल्कुल गजल के अंदाज में पूरी कौमी एकता की बात एक तरह से इसमें कही है इस कविता में। तो अगली कविता की तरफ बढ़ते हैं। जी, इसका टाइटल है उम्मीद। ख्वाहिशों की चादर अब छोटी हो चली है, ख्वाहिशों की चादर अब छोटी हो चली है। देर से ही सही जिंदगी सलीका सीख रही है, देर से ही सही जिंदगी सलीका सीख रही है। तुम्हारी बेरुखी से शिकायत तो है बहुत, तुम्हारी बेरुखी से शिकायत तो है बहुत। तुम्हारी बेरुखी अब रास आ रही है, तुम्हारी बेरुखी अब रास आ रही है। मशवरा था हमें उनका औकात में रहने का, मशवरा था हमें उनका औकात में रहने का।
अफसोस औकात हदों से बाहर जा रही है। रोशन होंगे मोहब्बतों के चिराग मेरे वतन में जल्द ही, रोशन होंगे मोहब्बतों के चिराग मेरे वतन में जल्द ही। आज फिर ये उम्मीद चुपके से सहलाने लगी है, आज फिर ये उम्मीद चुपके से सहलाने लगी है। फर्क है जंगल की आग और पेट की आग में बस इतना, फर्क है जंगल की आग और पेट की आग में बस इतना, एक दिखाई ही नहीं देती और एक बुझा दी जाती है। एक दिखाई ही नहीं देती और एक बुझा ही जाती है, बुझा दी जाती है। क्या बात है, काफी सटायर आपने किया है इसमें आखिरी पंक्तियों में। बहुत शानदार कविता है। मैम, जिस तरह से आज स्त्रियां लिख रही हैं, पहले से स्त्रियों के बारे में पुरुष लिखा करते थे तो वो कुछ और लेखन होता था, लेकिन आज जो भोक्ता है, जो पीड़िता है, एक तरह से जो हाशिए पर है, वो खुद लिख रही है तो एकदम लेखनी अलग सी मच के आ रही है। जैसे अनामिका हैं, ममता कालिया हैं, जो भी लोग लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, तो एक अलग तरह की कविता है। जैसे ममता कालिया बोलती हैं कि 35 साल मैंने घर चलाने की कोशिश की पर मेरा रिपोर्ट कार्ड कभी संतोषजनक नहीं रहा, न कभी नागा किया, न कोई इतवार मांगा, पर घर का मुखिया कंजूस था, नंबर देने वाला, इतनी देर में तुम हवाई जहाज चला लेती, या फिर मैं आटे में छन गई, चटनी में पिस गई। तो इस तरह से जो बिंब आते हैं वो किचन के, रसोई के, घरेलू चीजों के बिंब आते हैं। तो आपको लगता है कि ये एक बहुत अच्छा दौर है हमारे वुमेन लिटरेचर के लिहाज से अगर देखें? देखिए, अभी मैंने भी कहा ना कि स्टूडेंट लाइफ से मुझे लिखने और कविता और स्टोरीज का शौक था, लेकिन जब जॉब और गृहस्थी की गाड़ी शुरू हुई तो मेरी भी वही कहानी है जो आम महिलाओं की होती है। ऐसा है, देखिए, मतलब इतनी बड़ी नौकरी होने के बावजूद भी जी महिलाएं उससे अछूती नहीं है। नौकरी की अपनी व्यस्तताएं हैं। देखिए, महादेवी वर्मा ने कहा है ना कि नौकरी पेशा महिला 2 नाव में पैर रख के चलती है, और 2 नाव में पैर रखकर और घड़ी की सुइयों से जूझती हुई चलती है। तो वही हमारा है कि टाइम देखकर घर को भी मैनेज करना है, बाहर भी मैनेज करना है। तो इस तरह की लाइफ रही है। बावजूद भी महिलाएं लिख रही हैं और वो प्रतिरोध, वो संघर्ष उन कविताओं में दिखता भी है। लिख रही हैं तो आग उसमें दिखती है ना। बिल्कुल। देखिए, और एक चेंज अच्छा आया है एक, हालांकि आजकल लोग बड़े उससे कह देते हैं महिलाएं भी बहुत तेज हो रही हैं, ऐसा मैं सुनने में आता है ना, लेकिन वो उसको गौ रूप में देखने की आदत है। यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि उनको, महिलाओं का पुरुषों को आदत यही है कि महिला बिल्कुल एक घरेलू बने या घरेलू ना भी बने। आजकल लोग जॉब करे, क्योंकि आजकल हर पुरुष चाहता है कि अकेले से घर नहीं चलेगा, लेकिन स्त्री की जो इमेज है वो उसके दिमाग में अभी भी माँ वाली है कि वो मुझे खाना खाने के लिए बुला रही है, मेरे लिए पानी ला रही है, आज मेरे लिए मेरी पसंद की चीजें बना रही है, मेरे घर को मैनेज कर रही है। उससे मुझे लगता है, हालांकि पुरुषों में भी मैं बदलाव देखती हूँ महानगरों में जैसे है, पुरुष भी सहयोग करते हैं, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत ये है। तो उनमें भी ऐसा नहीं है, चेंज है, तो ऐसा है परिवर्तन में चेंज है। अब हम देख रहे हैं कि काम थोड़ा बराबरी का हो रहा है, लेकिन बहुत दूर की अभी थोड़ी लगता है बराबरी वाला काम तो एटलीस्ट नहीं। अभी देखिए, जो मिडिल क्लास है, जो हम जैसे लोग पढ़ लिख गए हैं, अपर मिडिल आप कहिए, उनकी स्थिति काफी संतोषजनक है। असली महिला जो बेचारी जिसको मैं कहूंगी, वो देखिए जो हमारे घरों में काम करती हैं। आप हर दूसरी महिला से पूछिए तो उसका हस्बैंड जो है वो या तो शराबी होगा, पैसे, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता है। मैंने तो आज तक कभी कोई ऐसी महिला नहीं देखी। तो ज्यादातर जो मार्जिनलाइज्ड हैं और जो हमारी सहानुभूति का पात्र हैं वो महिलाएं हैं। और मुझे ये लगता है कि कभी हमारे घरों में वर्किंग होने के नाते देखिए, इनके बगैर घर नहीं चलता। ये वो बहुत बड़ी उनका हमें एक तरीके से एक एहसानमंद होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि हमारी जो एक महिला होने के नाते या एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते, कि कभी उनसे कुछ पूछ लिया जाए, उनके दुख दर्द बांट लिए जाएं और एक तरीके से उनको इंसान समझा जाए। क्योंकि मुझे याद है, मेरे गुरुजी कहा करते थे कि हम दुनिया में चैरिटी नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे घर में काम कर रहा है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसकी कुछ मुसीबत में अगर वो है या कुछ, उसकी किसी तरह से हम हेल्प कर पाएं। तो ये मेरा रहता है कि जो घर में, मैं अक्सर सुनती हूँ महिलाओं को भी, मैं तो इन लोगों को ज्यादा मुंह नहीं लगाती, वो इस तरह से अक्सर कहती हैं। या एक उनका बिहेवियर ऐसा रहता है उनके प्रति कि वो बिल्कुल अलग ही प्लेनेट की हैं जैसे।
तो वो मुझे लगता है नहीं, महिला होने के नाते जो भी महिलाएं हमारे घरों में काम कर रही हैं, कम से कम उनकी जितनी हम सहायता कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो उनके दुख दर्द हम सुन लें, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये मेरा मानना है कि कम से कम असली मार्जिनलाइज्ड वो महिलाएं हैं। और वो बेचारी ऐसी कंडीशनड है कि उसने अपनी माँ को भी पति से पिटते देखा है, बाप को शराबी देखा है, तो उसने ये मानकर चल रही है कि ये सब नॉर्मल है। उसने ये सब एक्सेप्ट कर लिया है। तो ज्यादा काम करना है, सपने नहीं है उसको पता है उसको लड़की हो जाए तो लड़की 12 साल की होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी से फ्री होना चाहती है कि इसकी शादी कर दो किसी तरह से। तो जागरूकता अगर कहीं फैलानी है तो उस महिला को जागरूक करना है हमें। बिल्कुल, मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ आपकी इस सुंदर सी सोच के लिए। अगर इस तरह की सोच सबकी हो तो वो महिलाएं भी हाशिए पे ना रहे, थोड़ा एक भरोसा उनको हो कि हाँ हमें भी सुनने वाला कोई है। यहाँ यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी जो 4th क्लास महिलाएं हम देख रहे हैं वो ऐसे ही घरों से हैं जिनके पति ने तो छोड़ दिया है या शराब पीता है, तो वो ही सब सारा अपने कंधों पे वो लेके चल रही है। तो और एक कविता अगर मैम हो जाए कोई। अच्छा, मैं देखती हूँ। तो मैं चाहूंगी कि इस ऐसी महिला को आप अपनी कविता का पात्र जरूर बनाएं। अरे जो हमारे काम वाली हमारी सहयोगी हैं उनको हम संबोधन भी कुछ और दें, सहयोगी, हेल्पर या ऐसा कुछ उनको संबोधन दिया जा सकता है। तो इस समय मैं लाइन नहीं लिखेंगे तो बहुत अच्छी लिखेंगे। नहीं, मैंने लिखा है। वो शायद इस समय मेरे पास नहीं है। वो थीम थी उसकी कि शादी होने के बाद लड़की अपने घर में आती है तो उसको एक परायापन सा महसूस होता है। माँ नहीं है, पिता भी जा चुके हैं, भाई भाभी हैं, तो उसका कमरा किसी ने ले लिया है। किसी दिन सुना दूंगी, वो इस समय शायद मेरे पास नहीं है। जरूर। अच्छा, ये एक थी कविता, ये मैंने गजल लिखी थी सुशांत सिंह राजपूत की। जब मैंने डेथ को उसके बारे में कोविड का समय था, सुना था, तो एकदम से मुझे लगा कि कुछ लिखना है, तब मैंने ये लिखी थी। इसका उन्वान है गुजारिश जिंदगी से। ए जिंदगी तुझसे खुशियों की भीख नहीं मंजूर मुझे, ए जिंदगी तुझसे खुशियों की भीख नहीं मंजूर मुझे, बस गुजारिश है कि गमों से लड़ने का हौसला दे दे। बस गुजारिश है कि गमों से लड़ने का हौसला दे दे। तूफानी स्याह बादलों से घिरा है कमबख्त आसमां ये आज, तूफानी स्याह बादलों से घिरा है कमबख्त आसमां ये आज, इनके पीछे छुपी सूरज की लाली को देखने की नजर दे दे। इनके पीछे छुपी सूरज की लाली को देखने की नजर दे दे। मरना है गर तो ए जिंदगी क्यों तेरी बेरहम मार से मरूं मैं, मरना ही है गर तो ए जिंदगी क्यों तेरी बेरहम मार से मरूं मैं। जीसस मंसूर अरस्तु इन फरिश्तों जैसी शानदार शहादत दे दे। जीसस मंसूर अरस्तु इन फरिश्तों जैसी शानदार शहादत दे दे। लाख कोशिश करे जालिम जमाना मुझे नाकाम करने की, लाख कोशिश करे जालिम जमाना मुझे नाकाम करने की। जिंदगी नेमत है कद्र करूं इसकी, बस इतनी सी समझ दे दे। जिंदगी नेमत है कद्र करूं इसकी, बस इतनी सी समझ दे दे। कह गए हैं साहिर कि भूख प्यास की मारी है ये दुनिया सारी। साहिर साहब की एक बहुत मशहूर लाइन है, भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। बहुत प्यारा गाना है उनका, तो उस पर मैंने लिखा है, कह गए हैं साहिर कि भूख प्यास की मारी है ये दुनिया सारी। दूसरी लाइन उन्होंने कही थी, इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। मेरे लिए तो बस इश्क ही एक हकीकत हो ये एहसास दे दे। क्या बात है। कह गए हैं साहिर कि भूख प्यास की मारी है ये दुनिया सारी, मेरे लिए तो बस इश्क ही एक हकीकत हो ये एहसास दे दे। बहुत खामोश है वो गम में डूबे हुए स्याह चेहरे, बहुत खामोश हैं वो गम में डूबे हुए स्याह चेहरे। करूं बात उनसे मुझे वो मखसूस लहजा दे दे, करूं बात उनसे मुझे वो मखसूस लहजा दे दे। क्या बात है मैम, आपके तलफ़ुज़ भी बहुत शानदार है। आप मुझे लग रहा है तरन्नुम में भी गाती होंगी। अगर कुछ आप गाते हुए भी सुनाना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा। गाती गाना वाला गा लेती हूँ तो गाना भी बहुत अच्छा गाती तो गाना चलते चलते मैं एक हो जाए फिर कविताओं के अंत में। किस तरह के गीत आप पसंद करती हैं? इसलिए मैं तो गजल ही ज्यादा अच्छा, तो गजल के एक दो शेर हो जाए। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ,
तुझे याद हो कि ना याद हो, तेरे दिल में मैं भी जरूर हूँ। तुझे याद हो कि ना याद हो, तेरी जुल्फ है मेरा हाथ है कि तू आज भी मेरे पास है, तेरे दिल में मैं भी जरूर हूँ। तुझे याद हो कि ना याद हो। आप तो मैम क्लासिकल सिंगर हैं पूरा। थोड़ा मैंने सीखा भी है, शास्त्रीय क्लासिकल संगीत सीखा हुआ है। थोड़ा अच्छा, सीखा है, वाह, प्रैक्टिस नहीं क्या की। बात है। तो जी। किसी दिन फिर हम महफिल जमाएंगे, है जी। ना। और हम उम्मीद करेंगे कि अगली भी आप कविताओं की अगली किस्त भी लेकर आए। और जब भी आपका मन करे, जब आपको लगे कि स्टूडियो में जाना है, हल्द्वानी के तमाम लोगों से रूबरू होना है, तो आपका हमेशा स्वागत रहेगा यहाँ पे। तो बहुत शुक्रिया मैम इतना वक्त देने आपका के भी लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। और एक बार और मेरा मन है आने का, तो मैं जरूर आऊंगी। जरूर मैम, जरूर। तो दोस्तों, आप धन्यवाद। सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत, ये कविताएं पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो पूर्णिमा भटनागर मैम के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।